हेलो दोस्तों, आज आप संस्कृत शिक्षण प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे जो सीटेट 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो 2015 का है, प्राइमरी लेवल का है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्राइमरी लेवल के हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए, शिक्षकः कक्षायां पाठ्यपुस्तकस्य सक्रिय बोधनार्थं प्रेरयितुम् इच्छति तस्य कृते एतत् महत्वपूर्णं यत् छात्राः। इसका मतलब हुआ शिक्षकः कक्षायां, शिक्षक कक्षा में पाठ्यपुस्तकस्य सक्रिय बोधनार्थं, पाठ्यपुस्तक का सक्रिय बोध करने के, पाठ्यपुस्तक का सक्रिय ज्ञान या फिर बोध करने के लिए प्रेरित करना चाहता है। प्रेरयितुम् इच्छति, प्रेरित करना चाहता है। तस्य कृते एतत् महत्वपूर्ण यत् छात्राः, इसके लिए महत्वपूर्ण है कि छात्रों को पाठ्यपुस्तके उत्तराणि लिखन्तु, पाठ्यपुस्तक के उत्तर लिखने चाहिए, पाठ्यपुस्तक में उत्तर लिखें। या फिर बी नंबर, शिक्षकेन प्रश्नान अध्ययनेन शृण्वन्तु, शिक्षकों ने जो भी प्रश्न पूछे हैं, प्रश्न शिक्षकों द्वारा पूछे गए प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे। सी नंबर, पुस्तकानि उत्तराणि लिखन्तु, पुस्तिका में उत्तर लिखेंगे। या फिर 4 नंबर, स्वयं प्रश्नान पृच्छन्तु, स्वयं प्रश्न पूछेंगे। शिक्षक कक्षा में क्या करते हैं, वो पाठ्यपुस्तक का सक्रिय बोध करने के लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि जब बच्चे स्वयं प्रश्न पूछेंगे तो उनके अंदर क्या होगा, नई नई चीज़ें डेवलप होंगी, वो पाठ्य वस्तु के प्रति आकर्षित होंगे, ठीक है, और रुचि बढ़ेगी, उनकी जिज्ञासा बढ़ेगी। तो इसलिए कक्षा में सबसे ज़रूरी है कि बच्चा सक्रिय रहे और वह प्रश्नों को पूछे। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा डी नंबर, पहला। पाठ्यपुस्तक में उत्तर लिखना ये रॉन्ग है। शिक्षकेन पृष्ठान प्रश्नान ध्यानेन शृण्वन्तु, शिक्षक के प्रश्नों को जो है ध्यान से सुनना। या फिर पुस्तिका में उत्तर लिखना, इसका ये राइट आंसर नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर है डी नंबर। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर, एका शिक्षकः बी कक्षाया ओडिया भाषी छात्रान, एक शिक्षक जो है वो बी कक्षा का है, बी कक्षा में ओडिया भाषी छात्रान, एक कक्षक जो है वो मतलब बी कक्षा में पढ़ा रहा है, वहाँ पर ओडिया भाषी छात्रान, ओडिशा के छात्र हैं, आंग्ल भाषा शिक्षति, मतलब उड़ीसा के छात्रों को सिखा रहा है इंग्लिश भाषा, ठीक है। एक शिक्षक है जो बी कक्षा में उड़ीसा के छात्रों को इंग्लिश की शिक्षा दे रहा है। तस्य कृते सः ओडिया भाषायाः भिन्न भिन्न प्रकार वाक्यानाम् आंग्लभाषायाम् अनुवाद कारयति। उसके बाद क्या करता है, वह इसके लिए ओडिया भाषायाः उड़ीसा भाषा के भिन्न भिन्न प्रकार वाक्यानाम, भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्यों को आंग्ल भाषायाम अनुवाद कारयति, वाक्यों को अंग्रेजी में भाषा का अनुवाद करता है, ठीक है। एतेन मार्गेण अधोगत कथनेषु किम उचितम, ऐसा करना, एतेन मार्गेण ऐसा करना, अधोगत कथनेषु नीचे लिखे गए कथनों में से किम उचितम, कौन सा उचित उपयुक्त होगा, उचित होगा। एतेन रूढ़ात्मक प्रयोगे समस्या भवति, रूढ़ात्मक होगा, ठीक है। रूढ़ात्मक प्रयोगे मतलब इसके रूढ़ात्मक प्रयोग में समस्या होगी। बी नंबर, आंग्ल भाषायाम
दक्षता लभ्यते, इंग्लिश भाषा में वो सहज दक्षता प्राप्त होगी उसको। या फिर सी नंबर, एषः मार्गः प्राथमिक कक्षायां कृते उचितः न तो माध्यमिक कक्षायां कृते। यह संप्रेषणात्मक जो है ऐसा मार्ग, यह मार्ग वो प्राथमिक कक्षा के लिए उचित है न कि माध्यमिक कक्षा के लिए। फिर डी नंबर, एषः संप्रेषणात्मकः मार्गः वर्तते। या फिर डी नंबर कि ये जो मार्ग है, एषः मार्गः, एषः संप्रेषणात्मकः मार्गः वर्तते, यह संप्रेषणात्मक मार्ग है, मतलब बातचीत करने का रास्ता है। तो देखिए इसका जो सबसे सही आंसर है कि एक कक्षा जो है वो बी कक्षा में पढ़ा रहा है बच्चों को, उड़ीसा भाषा पढ़ा रहा है, उड़ीसा भाषा में इंग्लिश पढ़ा रहा है, इंग्लिश की शिक्षा दे रहा है। मतलब एक कक्षा है जो बी कक्षा है, जिसमें टीचर जो है, शिक्षक जो है वो उड़ीसा भाषी छात्रा, उड़ीसा बोलने वाले छात्रों को इंग्लिश की शिक्षा दे रहा है। इस तरह जो उड़ीसा भाषा है उसको वो भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्यों में इंग्लिश का अनुवाद करके देता है। तो यह मार्ग क्या हो सकता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एषः मार्गः प्राथमिक कक्षायां कृते उचितः। ये जो है वो प्राथमिक कक्षा के लिए उचित होगी, न तो माध्यमिक कक्षाणां कृते, न कि माध्यमिक कक्षा के लिए। देखिए ये अब इसको देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि एक शिक्षक जो है वो बी कक्षा में उड़ीसा भाषी छात्रों को अंग्रेजी शिक्षा देता है। वह इसके लिए उड़ीसा भाषा के भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करता है। ऐसा करना ये प्राथमिक कक्षा के लिए उचित होगा, न कि माध्यमिक कक्षा के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। थर्ड नंबर, कथेतर पाठः अधोगत पाठसंकलन प्रकारेषु कथमं स्वीकरोति। ये जो कथेतर पाठ होता है इसको नॉन फिक्शन टेक्स्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि जो ये कथेतर पाठ है इसमें अधोगत नीचे लिखे गए पाठ संकलन प्रकारेषु, पाठ संकलन प्रकारों में से कथमं स्वीकृतः, कथेतर पाठ किसका स्वीकार करता है, किसको स्वीकार करता है, कथमा स्वीकरोति किसे स्वीकार करता है। ए विषयाश्चर्य, या फिर बी नंबर वृत्तांत कथानकम च, सी नंबर रूपकः उपमा च, या फिर तुलना भेद सूचनम। कथेतर पाठ जो होता है ये जैसे कि इसमें जो भी चीज़ें दर्शाई जाती है ना वो काल्पनिक नहीं होती हैं। इसका यह मतलब हुआ कि कथेतर पाठ जो होता है वो वास्तविक ज्ञान देता है, और जो काल्पनिक होता है, कपोल कल्पना होता है, उसमें कुछ चीज़ें जो होती हैं वो कल्पना पर आधारित होती हैं। और जो कथेतर पाठ होता है उसको जो है वो वास्तविक सूचना पर आधारित होती हैं। स्थान, व्यक्ति, घटनाएं, इसमें सारी चीज़ें जो होती है वो वास्तविक होती हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर वृत्तांतम कथात्मकम च। नीचे लिखे गए पाठ संकलन प्रकारों में कथेतर पाठ, वृत्तांत और कथानक का स्वीकार किया जाता है। ठीक है। बी नंबर विषयाश्चर्य नहीं, रूपक उपमा च, रूपक और उपमा नहीं, तुलना भेद नहीं, तुलना भेद सूचनम नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वृत्तांत कथानकम च। तो आप समझ गए कथेतर पाठ किसको कहते हैं, मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब देखिए
इसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन, षष्ठ कक्षायाम् आङ्ग्लपाठ्यपुस्तके वर्षाजल संरक्षणोपरि एकः पाठः अस्ति। पाठस्य आरम्भात् पूर्वशिक्षकः छात्रान् लेखितुं निर्दिशति यत् एतस्मिन् विषये ते किं किं जानन्ति, किं किं च ज्ञातुम् इच्छन्ति इति। अथ पाठ पठित्वा छात्राः यत् ज्ञातवन्तः तत् लिखन्ति। एवं प्रकारकः पठनविधिः किं कथ्यते। षष्ठ कक्षाया मतलब 6th क्लास में, 6वीं कक्षा में आंग्ल पाठ्यपुस्तके इंग्लिश की पाठ्यपुस्तक में वर्षा जल संरक्षणों पर एक पाठ अस्ति। एक पाठ है वर्षा जल संरक्षण। पाठस्य आरंभात् पूर्व शिक्षकः छात्रान् लेखितुं निर्दिशति। पाठ के आरंभ में शिक्षक जो है वो छात्र को लिखने का निर्देश देते हैं। ठीक है, शिक्षक जो होते हैं वो छात्र को लिखने का निर्देश देते हैं। यत् एतस्मिन् विषये ते किं किं जानन्ति, कि वो इस पाठ के बारे में क्या क्या जानते हैं। इस प्रकार अथ पाठ पठित्वा छात्राः यत् ज्ञानवन्तः तत् लिखन्ति। इस प्रकार बच्चे जो जो जानते हैं वो उस पाठ को पढ़कर उसमें लिख देते हैं। एवं प्रकारकं पठन विधि किं कथ्यते, यह किस प्रकार की विधि है। अक्षरशः बोध मतलब टू द पॉइंट, जो जो उसमें लिखा हुआ है उसका ज्ञान। मेटाकॉग्निजन मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ के बारे में हम जानते हैं उसकी अनुभूति करना। अनुभूति के बारे में अनुभूति होता है, उसको मेटाकॉग्निजन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ज्ञान के बारे में पता चलता है। सीखने के लिए समस्या जो होती है उसको सुलझाने में ये मदद करता है। ये फिर KWL विधि। अब ये KWL विधि क्या होती है, ये एक ऐसी विधि है जो क्या करती है, उद्देश्य के साथ पढ़ने का एक प्रभावी तरीका है ये। ठीक है, कि हमारा उद्देश्य क्या है। और प्रतिदान विधि क्या है, ये एक निर्देशात्मक गतिविधि को संदर्भित करता है, जिसमें क्या होता है, छात्र जो होता है वो छोटे छोटे समूह में शिक्षक बन जाते हैं। ठीक है, एक मॉडल ले लेते हैं, शिक्षक टीचर का मॉडल लेते हैं। फिर क्या होता है, रणनीतियों का उपयोग करते हैं, समूह में चर्चा करते हैं, किसी भी चीज़ का कंक्लूजन निकालते हैं, सीखते हैं कि जैसे हमें प्रश्न बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, कोई चीज़ स्पष्ट करनी हो तो कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा KWL विधि, क्योंकि KWL विधि में क्या होता है, ये उद्देश्य के साथ पढ़ने का एक प्रभावी तरीका है। तो इसमें उद्देश्य जब हमें पता चल जाएगा तब हमें पढ़ने में रुचि मिलेगी। 4th आंसर राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 5th नंबर, कक्षायां छात्राणां कृते कवितावाचनस्य प्रमुखं प्रयोजनम्। कक्षा में जो छात्रों द्वारा किया गया कविता वाचन है वो उसका प्रमुख प्रयोजन। कक्षा में छात्रों के लिए कविता वाचन का प्रमुख प्रयोजन क्या होगा। कविता प्रति स्वप्रतिक्रिया प्रदर्शनम, मतलब जो कविता है उसके प्रति स्वप्रतिक्रिया, खुद से प्रतिक्रिया देने का प्रदर्शन करना। साहित्य विचारणाम अवगमनम, साहित्य विचारों का अवगमन करना। बिंब चित्र से अंत्यानुप्रास से अवगमनम, जो भी छवि है उनकी कविताओं का अवगमन करना। छवि कविताएं, इमेजिनेशन जो है, इमेजिनरी चीज़ें जो हैं उसका अवगमन करना, कविताओं का अनुगमन करना। फिर D नंबर, कवि है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि परिज्ञानम, कवियों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान करना। तो देखिए 5th नंबर में सबसे सही आंसर जो होगा, कक्षाया छात्राणां कृते कविता वाचन प्रमुख प्रयोजन। कक्षा में छात्रों के लिए कविता वाचन का प्रमुख प्रयोजन जो है वो कविता के प्रति स्वप्रतिक्रिया का प्रदर्शन करना होता है। कि बच्चे जो है
कविता क्या है, ये एक साहित्य की विधा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब बच्चे जो है इसको पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या करेंगे, वो खुद से अनुभूति करेंगे, इसके बारे में वो खुद से अनुभूति करके जब उसको कहेंगे तो उसका वो खुद से प्रतिक्रिया देंगे। कविता को पढ़कर बच्चे जो है वो खुद से जब प्रतिक्रिया देंगे तो ये उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। कक्षा में ये एक अभिव्यक्ति का एक सबसे अच्छा जरिया है, क्योंकि कविता को जब लिखी जाती है तो उसमें व्यक्ति का भाव ये सब चीज़ें सन्निहित होती हैं, ठीक है। और जब कोई पढ़ता है उस कविता को और वही अनुभूति जो लिखने वाला कर रहा था वही पढ़ने वाला भी करता है, तब वो कविता जो होती है वो सार्थक हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कविता प्रति स्वप्रतिक्रिया प्रदर्शनम। कक्षा में जो छात्र हैं, छात्रों के लिए कविता पाठन, कविता वाचन का प्रमुख प्रयोजन जो होता है वो कविता के प्रति स्वप्रतिक्रिया प्रदर्शन होता है। इससे क्या होता है, बच्चों की रुचि बढ़ती है। इसके बाद देखिए 6 नंबर, सप्तम कक्षाया छात्रः कथयति यत् सः तस्य मित्रेण सह शब्दवर्ग समस्या खेलमाध्यमेन आनन्दम् अनुभवति। यः किञ्चित् अधिकः दक्षः येन कारणेन तस्य कौशलज्ञाने वृद्धिः भवेत्। एतेन कस्य शिक्षण मनोवैज्ञानिकस्य मंतव्यम दृश्यते। तो देखिए 7वीं कक्षा सप्तम कक्षायाम 7वीं कक्षा का छात्र कथयति, छात्र का कहना है, मतलब छात्र कहता है कि यत् सह तस्य मित्रेण सह शब्द वर्ग समस्या, कि उसे अपने दोस्त के साथ शब्द वर्ग की समस्या है। खेल माध्यमेन आनंदम अनुभूति, यह किंचित अधिक दक्षः, पहेली मतलब उसको क्या कहता है, क्रॉसवर्ड पजल जो है उसको पहेली खेलने में मज़ा आता है, ठीक है। 7वीं कक्षा का जो बच्चा है वो कहता है कि मुझे उसे अपने दोस्त के साथ क्रॉसवर्ड मतलब पहेली पजल खेलने में मज़ा आता है। एन कारणेन तस्य कौशल ज्ञाने वृद्धि भवेत्, जो थोड़ा अधिक कुशल है जिससे उसके कौशल ज्ञान में वृद्धि होती है। उसका फ्रेंड जो है वो किंचित दक्ष, उसको आनंद की अनुभूति होती है, और क्या होता है, वो थोड़ा कुशल है, इसमें पहेली में खेलने में मज़ा आता है, जो थोड़ा अधिक कुशल है जिससे उसके कौशल ज्ञान में वृद्धि होनी चाहिए। एतेन कस्य शिक्षण मनोवैज्ञानिकस्य मंतव्यम दृश्यते, यह कौन से मनोवैज्ञानिक शिक्षण मनोवैज्ञानिक की राय है, यह मतलब कौन से वैज्ञानिक की राय है, ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जो कहते हैं कि बच्चे अनुभूति करके खेलते हैं, ठीक है। तो देखिए लेओ वाइगोत्स्की जो हैं ये रूस के मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। ये कहते हैं कि बच्चा समाज में रहकर अनुभव करके देख देख के सीखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, षष्ठ कक्षायाः एकः छात्रः एकं पाठं पठति, मतलब 6वीं कक्षा का एक छात्र है जो एकम पाठम एक पाठ पढ़ता है। ईसा एकस्य शब्दस्य अर्थ न जानति, जिसमें वह एक शब्द का अर्थ नहीं जानता है। तदा तेन तब उसे क्या करना चाहिए, शब्द उपेक्षितव्य, शब्दकोशः द्रष्टव्यः, सी बुद्धिमत्तया अनुमेयं, डी शिक्षकः प्रष्टव्यम। शब्द उपेक्षित, शब्द देखना चाहिए उसको, या फिर शब्दकोशः द्रष्टव्यः, शब्दकोश देखना चाहिए, या फिर बुद्धिमत्तया अनुमेयम, बुद्धिमान से उसको
बुद्धिमानी से उसका चिंतन करना चाहिए। फिर शिक्षक का प्रश्नव्य, शिक्षकों से पूछना चाहिए। तो देखिए 7 नंबर का जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। क्यों? देखिए शब्द उपेक्षित करना, शब्द देखना, वो एक शब्द देख लेगा तो उसको क्या रट लेगा, तो ये अच्छा नहीं है। शब्द का अर्थ नहीं जानता है। सबसे पहले देखिए वो पहला कोई जो है ऑप्शन है वो इतना रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन इसमें सबसे जो अच्छा उत्तर है वो सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि शब्द का एक शब्द को देख लेगा तो वो एक ही चीज़ सीख पाएगा, फिर उसको वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सकता है। और बी नंबर शब्दकोशादृष्ट्या, शब्दकोश देखने जाएगा, उसको देखना चाहिए। फिर बुद्धिमत्तानुमेयम, फिर डी नंबर शिक्षक से पूछ लेगा। तो इससे सबसे जो सटीक आंसर वो सी नंबर है कि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा तो वो ज़्यादा चीज़ों को सीखेगा। इसे शब्द का अर्थ जानने का वो प्रयास तो करेगा, और जब प्रयास करेगा तो उसकी बुद्धि का विकास होगा, वो अधिक मोटिवेट होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब देखिए 8 नंबर, परीक्षणम प्रामाणिकम भवति यदि परीक्षणीयस्य सम्यक परीक्षणम भवेत्, परीक्षणम विश्वसनीयम भवति यदा तंत्र सातत्यं भवेत्, कदाचित् परीक्षणेन परीक्षणीयस्य सम्यक् परीक्षणं नापि भवेत् तथापि परीक्षणस्य सातत्यं मन्यते। एतैः वाक्यैः लेखकस्य मुख्यम उद्देश्य देखिए इसका है हिंदी जानिए इसका। परीक्षणम प्रामाणिकम भवति, परीक्षण प्रामाणिक होता है यदि परीक्षणीयस्य सम्यक परीक्षणम भवेत्, यदि परीक्षणों का अच्छी तरह से परीक्षण हो तो परीक्षणम विश्वसनीयम भवति, परीक्षण क्या हो जाएगा? विश्वसनीय हो जाएगा। यदा तंत्र सातत्यम भवेत्, यदि उसमें निरंतरता हो तो। कदाचित परीक्षणेन परीक्षणीयस्य सम्यक परीक्षणम नापि भवेत्, अगर कभी कभी जो है वो परीक्षण में से परीक्षणीय का अच्छी तरह से परीक्षण नहीं हो पाता तो फिर क्या होता है? तथापि फिर भी परीक्षण से साधतम मन्यते, परीक्षण को स्थायी माना जा सकता है। इतई वाकई लेखस मुख्यम उद्देश्य, इस वाक्य में लेखक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए प्रामाणिकता विश्वसनीयता इत्येतयो भेदस्य वर्णनम, कि जो प्रामाणिकता होती है वो और विश्वसनीयता के बीच विभेद का वर्णन है। या फिर बी नंबर सांप्रतिक शोध कार्येषु प्रामाणिकतया विश्वसनीयतायाः च परीक्षणे योगदानम, की सांप्रतिक शोध कार्य में प्रामाणिकता जो है वो विश्वसनीयता और परीक्षण में योगदान देती है। या फिर सी नंबर अस्माभिः प्रामाणिकम विश्वसनीयम इति पदाभ्याम परीक्षणानां वर्णनम करणीयम न वा इति संदेहोपस्थापनम, या फिर हमारे द्वारा जो प्रामाणिक और विश्वसनीय पदों के साथ परीक्षणों का वर्णन करना चाहिए और उसमें संदेह स्थापित नहीं करना चाहिए। या फिर डी नंबर सर्वेषु परीक्षणेषु प्रामाणिकता विश्वसनीयता स्याताम इति आग्रहः, सर्व परीक्षणों में प्रामाणिकता और विश्वसनीयता रहे यह आग्रह करना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो घबराइएगा नहीं। जो परीक्षण होता है ये प्रामाणिक होता है, और यदि परीक्षणों का अच्छी तरह से परीक्षण हो तथा शिक्षण विश्वसनीय होता है, यदि उसमें निरंतरता हो, मतलब जब जो परीक्षण होता है वो प्रामाणिक होता है और अगर उसमें निरंतरता बनी रहती है, स्थायित्व तो बना रहता है, तो वो शिक्षण जो है शिक्षक
शिक्षक और छात्र के बीच में जो शिक्षण चल रहा है वो विश्वसनीय हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, परीक्षण में परीक्षणीय का अच्छी तरह से परीक्षण नहीं हो पाता है, फिर भी परीक्षण को स्थायी माना जाता है। तो इसमें लेखक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? लेखक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता के बीच विभेद का वर्णन होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रामाणिकता विश्वसनीयता इत्येतयोः भेदस्य वर्णनम। परीक्षण क्या होता है? कक्षा अधिगम के समय जो होता है, बच्चों के सीखने की गति, उनके ज्ञान, अभिव्यक्ति, कौशल, व्यवहार, अनुभव, ये सब चीज़ों को जानने के लिए जो योजनाबद्ध तरीके से चीज़ें इकट्ठा की जाती है, उनकी व्याख्या की जाती है, विश्लेषण किया जाता है, उनको जो सुझाव दिया जाता है, सुझाव देने की जो प्रक्रिया होती है वही होती है परीक्षण होता है। तो प्रामाणिकता जो होती है वो विश्वसनीयता इत्येतयोः भेदस्य वर्णनम, प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता के विभेद का वर्णन है ये। अब देखिए 9 नंबर, षष्ठ कक्षायाः छात्राः सद्यः एव कथाम् एकां पठितवन्तः। शिक्षकः छात्रान् प्रश्नस्य उत्तरं पृच्छति। किमर्थम् अशोकः गृहात् पालयति? अयं प्रश्नः छात्राणां किं कौशलम् अपेक्षते? मतलब छठी कक्षा के विद्यार्थियों में अभी भी एक कहानी पढ़ी। षष्ठ कक्षायां छठी कक्षा के छात्र सद्यः अभी एव कथाम एकाम पठितवन्तः, एक कहानी पढ़ी। शिक्षकः छात्र प्रश्नम उत्तरम पृच्छन्ति, शिक्षक जो है वो छात्रों से प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहते हैं। किमर्थम अशोकः गृहात् पालयति? अशोक घर से क्यों भाग गया? अयं प्रश्नः कक्षायां किं कौशलम् अपेक्षितः? यह जो कौशल है वो छात्रों के, यह प्रश्न जो है वो छात्रों के किस कौशल को बढ़ाता है? तो देखिए, लेखन समीक्षणस्य, या फिर बी नंबर संबंध स्थापनस्य, या फिर डी नंबर पूर्वानुमान करणस्य, या फिर आगे पीछे हो गया, सी नंबर अर्थ संभावनस्य। लेखन समीक्षणस्य, लेखक लिखने की जो समीक्षा लिखने के लिए कहता है, या फिर संबंध स्थापित करने के लिए, फिर पूर्व अनुमान लगाने के लिए कहता है, फिर अर्थ संभावना। देखो पूर्व अनुमान कैसे हो सकता है? कहानी पढ़ चुका है ना, तो पहले अनुमान तो नहीं लगाएगा। फिर संबंध स्थापित करना नहीं, लेखन समीक्षण से नहीं, अर्थ संभावना से। इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, अर्थ संभावना से। अर्थ की संभावना की है कि जब कक्षा में बच्चे ने पाठ पढ़ लिया है, ठीक है, और शिक्षक उनसे प्रश्न पूछता है और उसका उत्तर देने के लिए कहता है, तो इसका वो क्या कर रहा है? वो उससे अर्थ की संभावना कर रहा है कि वो कुछ तो सीखा होगा ना, और वो अपना आकलन लगा के अपना प्रयास करके वो कुछ तो उसका उत्तर देगा। तो इसमें अर्थ की संभावना की गई है, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। 10 नंबर, डिस्लेक्सिया एक भाषागत विकार है, यह प्रभावयती है। डिस्लेक्सिया एक भाषागत विकार है जिसका प्रभाव होता है, किसको प्रभावित करता है? संकेतक बोध, कथित भाषा बोध, मौखिक भाषा बोध, लिखित भाषा बोध। तो देखिए, डिस्लेक्सिया जो होता है वो लिखित भाषा बोध। डिस्लेक्सिया एक भाषागत विकार है जो लिखित भाषा को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर डी नंबर लिखित भाषा बोध, हम ये राइट हो जाएगा। 11 नंबर, लेखनम एका प्रक्रिया इति मन्यते च किम नास्ति अत्यावश्यक भागः। लेखन जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है, इति मन्यते चेत किम नाति अत्यावश्यकम
अत्यावश्यकः भागः। तो इसके लिए क्या आवश्यक नहीं है, लेखन एक प्रक्रिया है ऐसा माना जाता है, इति मन्यते चेत ऐसा माना जाता है, किम नास्ति अत्यावश्यकः भागः। इसके लिए क्या आवश्यक नहीं होता है, पहला मूल्यांकन, बी संपादन, सी प्रारूप निर्माणम, डी पुनर्वलोकनम। तो इसका देखिए व्याख्या देखिए कि जो लेखन है वो एक प्रक्रिया है ऐसा माना जाता है, इसके लिए मूल्यांकन आवश्यक है या फिर संपादन या फिर प्रारूप निर्माण करना या फिर पुनरावलोकन करना। मूल्यांकन क्या है, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है उसका एक लास्ट में जो एक समीक्षा दी जाती है, मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चे ने क्या क्या सीखा। ठीक है, टीचर बच्चे को पढ़ाता है, फिर उसके बाद उसका मूल्यांकन करता है, उससे क्वेश्चंस पूछते हैं कि उसने क्या क्या सीखा। तो ये मूल्यांकन हो गया। संपादन क्या होता है, लेख या पुस्तक या फिर कोई ऐसी चीज़, भाषा हुआ, भाव हुआ, उसके क्रम को, कविता के पाठ, भाषा, भाव या क्रम को व्यवस्थित करना। ठीक है, यही होता है संपादन। संपादन क्या होता है, किसी लेख, पुस्तक या फिर साप्ताहिक, मासिक पत्रिका जो होती है, फिर कविता का पाठ, उसमें जो भाषा, भाव है उसको क्रम से व्यवस्थित करना, यही संपादन होता है। प्रारूप निर्माण क्या होता है, ये प्रारूप निर्माण होता है कि रूपरेखा बनाना, किसी भी चीज़ की रूपरेखा बनाना, फिर कार्य को शुरू करना। तो रूपरेखा होती है, प्रारूप निर्माण होता है। पुनर्वलोकन क्या होता है, किसी किए हुए कार्य को फिर से देखना, फिर से उसको पुनरावलोकन करना। आपने पेपर लिख लिया, एग्ज़ाम देते हो, पेपर लिख लिया, अब उसको लास्ट में क्या करोगे, उसको पुनरावलोकन करोगे कि आपने जो जो क्वेश्चन आंसर लिखे हैं वो ठीक लिखे हैं या नहीं। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, लिखना एक प्रक्रिया है ऐसा माना जाता है, तो इसके लिए आवश्यक मूल्यांकन नहीं है। मूल्यांकन इसके लिए आवश्यक नहीं है। लिखने में आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, केवल मूल्यांकन इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लेखन में मूल्यांकन करो ही करो। इसमें बहुत सारे चरण होते हैं, ये सारी जो है संपादन, प्रारूप निर्माण, पुनरावलोकन। ठीक है, लेकिन इसमें मूल्यांकन होना ये ज़रूरी नहीं है, इसका मुख्य चरण ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर। क्वेश्चन 12, छात्राणां कृते बालसाहित्यानां चयन समय भावदृष्ट्या किम अनावश्यकम। देखिए सबसे पहले तो ये पॉइंट करिए, अनावश्यकम। छात्रों के लिए बाल साहित्य के समय, छात्राणां कृते बाल साहित्यानां चयन समय, मतलब छात्रों के लिए बाल साहित्य का चयन करते समय भावदृष्ट्या किम अनावश्यकम, आपकी दृष्टि में क्या आवश्यक, क्या अनावश्यक माना गया है। बाल साहित्य का चयन करते समय आपकी दृष्टि में क्या आवश्यक नहीं माना गया है, मतलब अनावश्यक माना गया है। तो देखिए पहला है विषया, सेकेंड नंबर चित्राणि, मुद्रण गुणवत्ता, छात्राणां वय रुचि च। पहला है विषय, बाल साहित्य का चयन करते समय विषय होना ज़रूरी है। सेकेंड नंबर चित्राणि, चित्र। थर्ड सी नंबर मुद्रण गुणवत्ता, मुद्रण की गुणवत्ता। फिर डी नंबर छात्राणां वयः रुचि, मतलब छात्रों को रुचि किसमें है, यह चयन करना ज़रूरी है। तो देखिए इसका विषय, छात्राणां कृते बाल साहित्यानां चयन, बाल साहित्य का चयन करते समय विषय का होना ज़रूरी है या फिर चित्र, विषय का होना ज़रूरी नहीं है, या फिर चित्र का होना ज़रूरी नहीं है, या फिर मुद्रण गुणवत्ता, फिर छात्राणां वय रुचि च। देखिए ये सारी चीज़ें आवश्यक होगी। ठीक है, सारी चीज़ें आवश्यक होंगी। विषय का होना ज़रूरी है,
चित्राण मुद्रण गुणवत्ता का भी होना ज़रूरी है। या फिर छात्राणाम वयः रुचि, बाल साहित्य में छात्रों को किस पर ज़्यादा रुचि है वो होना ज़रूरी है। तो इसमें जो है वो चित्राणि छात्राणाम कृते बाल साहित्यानां चयन समय भावदृष्ट्या किम अनावश्यकम, इसमें अनावश्यक है चित्राणि। तो इसमें चित्र जो है वो अनावश्यक है। पूरा चित्र ही नहीं होना चाहिए। बाल साहित्य में थोड़े बहुत चित्र जरूरी है, लेकिन आप ये कहो कि जो है पूरे के पूरे चित्र ही होने चाहिए तो नहीं। तो इसमें सेकंड आंसर चित्राणि ये राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 13 श्रवणम भाषणम पठनम लेखनं च इत्येतैः सह अपरम भाषा कौशलम अस्ति। श्रवण, भाषण, पठन और लेखन, इसके द्वारा दूसरा भाषा कौशल है, व्याकरण है, चिंतन है, अधिगम है, सृजनात्मकता है। तो देखिए श्रवण, भाषण, पाठन, लेखन, ये जो है ये 4 भाषा कौशल हैं जो माने गए हैं। ठीक है, कौशल चिंतन ये 4 हैं, जिसमें ऐसा पूछा है कि इसके साथ दूसरा भाषा कौशल कौन सा है। तो देखिए चिंतनम, इसके अलावा और कौन सा हो सकता है, राइट आंसर हो सकता है चिंतनम। अधिगम में क्या करते हैं, हम सीखते हैं। ठीक है, व्याकरण, तो व्याकरण की सहायता से हम वाक्य का निर्माण करते हैं। सृजनात्मकता क्या होती है, जो हम नवीनीकरण हमारे अंदर मतलब हम जो है वो बच्चों के अंदर क्या नवीनीकरण करते हैं, क्या सृजन करते हैं, वो सृजनात्मकता हो जाती है। तो 13 में जो राइट आंसर हो जाएगा वो है चिंतन। इसके बाद देखिए 14 नंबर, प्राथमिक विद्यालयस्य शिक्षकाः छात्रैः स्वपरिचित भाषया परिवारस्य तथा मित्राणां विषये कथोपकथनार्थम् अनुमतिं ददाति, तत्र शिक्षकस्य मुख्य उद्देश्यं भवति। प्राथमिक विद्यालय में छात्र स्वपरिचित भाषा मतलब खुद से जो परिचित भाषा, यानी आप ऐसा सोच सकते हो कि मातृभाषा, स्वपरिचित भाषा परिवार तथा मित्राणाम, परिवार और मित्र के विषय में कथोपकथनार्थम अनुमतिम ददाति, कुछ कहने के लिए वो अनुमति देते हैं। ठीक है, कथोपकथन की अनुमति देते हैं। तत्र शिक्षकस्य मुख्य उद्देश्य भवति, यहाँ शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक जो है वो छात्रों से अपनी भाषा में परिवार और मित्र के विषय में कथोपकथन की अनुमति देता है। यहाँ शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए नंबर, छात्राणाम सामान्य ज्ञान वर्धनम, छात्रों का सामान्य ज्ञान वर्धन। बहुभाषिकता साधन रूपेण प्रयोग, बहुभाषिकता छात्रों में सामान्य, पहला है छात्रों में सामान्य ज्ञान वर्धन, दूसरा नंबर है बहुभाषिकता को साधन के रूप में प्रयोग कर रहा है वो, या फिर छात्रों के विषय में समुचित ज्ञान का प्रयोग कर रहा है, मतलब छात्राणाम विषय समुचित ज्ञानम, छात्रों का विषय में समुचित ज्ञान। फिर डी नंबर, छात्राणाम सौविध्यम, छात्रों की सुविधा के बारे में वो जानना चाहता है, मतलब शिक्षक का उद्देश्य क्या है कि छात्रों की सुविधा, तो वो सुविधा तो नहीं देख सकता। ठीक है, और देखिए सी नंबर, छात्राणाम विषय समुचित ज्ञानम वसा, छात्रों के विषय में समुचित ज्ञान करना चाहता है तो वो उनको परिवार और मित्र के बारे में क्यों पूछेगा वो। या फिर बहुभाषिकता साधन रूपेण प्रयोग, बहुभाषिकता का साधन के रूप में प्रयोग करना। फिर छात्राणाम, छात्र के सामान्य ज्ञान वर्धन के बारे में। तो इसका सबसे जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर। बहुभाषिकता जो होती है वो क्या है, बालक की अस्मिता का निर्माण करती है। ठीक है, वो एक संसाधन के रूप में प्रयोग की जाती है, कक्षा का एक हिस्सा बनाया जाता है, जिससे क्या होता है, रचनात्मकता का विकास होता है, रचनात्मक भाषा बनती है।
अलग अलग पृष्ठभूमि से जो बच्चे आए हैं वो जब आपस में बातें करेंगे तो इससे क्या होगा, बहुभाषिकता का विकास होगा। एक दूसरे की एक जगह से दूसरे जगह की, एक बच्चे को दूसरे जगह की संस्कृति और दूसरे को उसके मतलब दूसरे बच्चे की क्या संस्कृति है, उसकी सभ्यता क्या है, ठीक है, एक को दूसरे और दूसरे को तीसरे से जानने का ये बहुत अच्छा साधन है। हर जगह के कल्चर के बारे में, सभ्यता के बारे में, ठीक है, बच्चे को ज्ञान होगा और वो बहुभाषिकता को जाने रहेगा तो कहीं भी आसानी से सेटल हो सकता है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा कि जो सामान्य विद्यालय का शिक्षक है वह छात्रों को अपनी भाषा में परिवार और मित्रों के विषय में कथोपकथन करने को कहता है। यहाँ शिक्षक का मुख्य उद्देश्य है बहुभाषिकता को साधन के रूप में प्रयोग करना, ठीक है, बहुभाषिकता को क्या करना, साधन के रूप में प्रयोग करना। इसके बाद देखिए 15 और लास्ट, भाषा विज्ञान तंत्रे अस्माकं मानसिकः शब्दकोशः कथ्यते। भाषा विज्ञान तंत्र से हमारा मानसिक शब्दकोश कथ्यते क्या कहा जाता है। पहला है प्रैग्मेटिक व्यवहार विज्ञान, बी लेक्सिकॉन पद विज्ञान, सी सिंटैक्स वाक्य विज्ञान, डी सेमांटिक्स अर्थ विज्ञान। पहला जो है वो क्या कहा जाता है, प्रैग्मेटिक्स को क्या कहा जाता है, व्यवहार विज्ञान कहा जाता है। मतलब हम किसी के भी, चाहे वो मानव हो चाहे पशुओं के व्यवहार का जो क्रमबद्ध व्याख्या की जाती है, विश्लेषण किया जाता है, उनकी जांच की जाती है, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, मतलब प्रयोगों के द्वारा जानना। व्यवहार विज्ञान मतलब व्यवहारिक, हम व्यवहारिक रूप से जानते हैं। पशु पक्षी आपस में बात करते हैं, मानव जो है वो आपस में बात करते हैं, तो व्यवहारिक रूप से चीज़ों को जानना, क्रमबद्ध तरीके से उनकी जांच करना, विश्लेषण करना, ये होता है व्यवहार विज्ञान। ये फिर और दूसरा है लेक्सिकॉन। लेक्सिकॉन क्या होता है, अर्थ विज्ञान के बारे में जानना, ठीक है, मानसिक शब्दों पर आधारित शब्दावली जो होती है उसको लेक्सिकॉन कहते हैं, मतलब पद विज्ञान, मानसिक शब्दों पर आधारित, ठीक है। जैसे कि बच्चा जो है वो चीज़ों को अधिग्रहण करके तर्क दे सकता है, सीख करके वो अपनी बात रख सकता है। मानसिक विज्ञान मतलब कि कोई भी चीज़, पद विज्ञान मतलब क्या करना, कोई भी चीज़ पढ़कर उसको स्पष्ट कर देना, पद विज्ञान हो गया। मतलब मानसिक आदमी क्या करता है, मनुष्य क्या करता है, वो चीज़ों को समेट कर अपने दिमाग का प्रयोग करके, अपने अर्थ विज्ञान का प्रयोग करके मानसिक शब्दों पर आधारित शब्दावलियाँ जो देता है वही पद विज्ञान हो जाता है। और बाद में सिंटैक्स वाक्य विज्ञान क्या होता है, जिन पे सिद्धांतों प्रक्रियाओं के द्वारा वाक्य बनते हैं, ठीक है, वाक्य विज्ञान मतलब सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के द्वारा जो वाक्य बनते हैं वाक्य विज्ञान कहलाते हैं, सिंटैक्स कहे जाते हैं। वाक्य भाषा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि जब वाक्य नहीं रहेगा तो हम अपने विचारों को कैसे आदान प्रदान करेंगे। ये अभिव्यक्ति का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है वाक्य विज्ञान। डी नंबर आ जाएगा सेमांटिक्स अर्थ विज्ञान। अब ये अर्थ विज्ञान क्या होता है, अर्थ विज्ञान होता है कि जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अर्थ की अवधारणा और प्रकार, भाषा विज्ञान अर्थ का अध्ययन करते हैं। कोई भी शब्द हमने पढ़ा, अब हम उसके अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। जब हम उसके अर्थ को जान जाते हैं तब हम किसी विषय पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं तो हम उसको अच्छे से व्याख्या कर पाते हैं, ठीक है। जैसे किसी भी चीज़ को अच्छे से उसका गहन अध्ययन करना, जब आप उसको गहन अध्ययन करोगे तो आप उसमें क्या करोगे, उसके अर्थ को ढूंढोगे, उसके मतलब को ढूंढोगे। तो अर्थ विज्ञान मतलब क्या होता है कि शब्दों के अर्थ का अध्ययन किया जाता है इसमें।
शब्दार्थ संबंधित, शब्दार्थ बोध के साधन, या फिर पर्यायवाची से जानना, किसी चीज़ का एक अर्थ नहीं होता अनेकों अर्थ होते हैं तो उन सब का ज्ञान करना। ठीक है, यही अर्थ विज्ञान हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भाषा विज्ञान तंत्र में अस्माकं मानसिकः शब्दकोशः कथ्यते लेक्सिकॉन पद विज्ञान। बी नंबर, मतलब पद विज्ञान के द्वारा हम मानसिक शब्दकोश को जानते हैं। भाषा विज्ञान तंत्र में हमारा मानसिक शब्दकोश जो होता है वो पद विज्ञान कहलाता है। तो व्यवहारिक विज्ञान प्रैग्मेटिक्स हो गया, और सिंटैक्स हो गया वाक्य विज्ञान, और सेमांटिक्स हो गया अर्थ विज्ञान। तो जो लेक्सिकॉन है ये हो जाएगा राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।